हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में एसएस में सेकेंड चैप्टर में 3 टॉपिक कवर किए थे, ठीक है। फर्स्ट वाज परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड रोटवारी सिस्टम और थर्ड महलवारी सिस्टम। ये 3 जो सिस्टम थी वो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, तो परमानेंट सेटलमेंट जो हमने देखा कि उसमें जो कॉर्नवालिस जो गवर्नर हेड थे उस टाइम पे 1793 में, उन्होंने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये सिस्टम में हमने 2 चीजें देखी थी, ठीक है, कि लैंडलॉर्ड जो है उनको राइट दी जाती है, जो लैंडलॉर्ड है उनको राइट दी जाती है कि टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, कि फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और सेकेंड हमने जो उसमें देखा था दैट वाज के 10 हिस्सों में से अगर 10 हिस्से हैं 10 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स जो है लैंडलॉर्ड वो देंगे गवर्नमेंट को, मतलब जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या तो ब्रिटिश थे उनको देने हैं, और 1 पार्ट उनको अपने पास रखने लैंडलॉर्ड को एज अ रेम्यूनरेशन या मतलब वेजेस, ठीक है। ये 2 चीजें हमने देखी थी परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है। और ये तीनों में ओवरऑल हमने ये देखा था कि इसकी ये 3 सिस्टम की वजह से फार्मर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे, बहुत ज्यादा बर्बाद हुए थे। सेकेंड वॉज रोटवारी सिस्टम। अब ये जो है दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, और वो भी 1820 में थॉमस मुनरो ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें हमने 3 रीजंस देखे थे कि जो टिलर ऑफ द लैंड होता है, जो टिलर ऑफ द लैंड होता है मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो लैंड पे प्रोडक्शन कर रहा है, जो फार्मर है उसको ओनरशिप दी जाती थी। वो लैंड की ओनरशिप जो जहां पर प्रोडक्शन कर रहा है उसकी ओनरशिप वो फार्मर को दी जाती थी, ठीक है। और फिर अब उनसे वो ओनरशिप देने के बाद भी फार्मर्स को कोई फायदा नहीं होता था। तो क्यों नहीं होता था, उसमें 3 रीजंस हमने देखे थे। फर्स्ट वाज एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था, ठीक है। सेकेंड वाज द गवर्नमेंट हैज द राइट टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू व्हेनेवर दे वांट। उनको जब भी गवर्नमेंट या ब्रिटिश को जब भी लैंड रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वाज कि क्रॉप डिस्ट्रॉयड और फेल्ड हैज टू पे द लैंड रेवेन्यू, कि अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, या तो इस बार खेती हुई नहीं उसके बावजूद भी मुझे लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था रोटवारी सिस्टम में। लास्ट सिस्टम जो हमने देखी थी वीडियो में वो थी मालवारी सिस्टम। उसमें क्या था, दैट वाज इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में ये मेथड या ये सिस्टम इंप्लीमेंट की थी। इसमें क्या था, महाल मतलब हमने जैसे समझा था कि महाल का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस, ऐसे विलेजेस के ग्रुप। अब जैसे कलेक्टिवली जो फार्मर्स थे, सॉरी जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या, जो गवर्नमेंट थी वो क्या करते थे, वो जाके सर्वे करते थे, वो विलेज में जाके सर्वे करते कि जिसका भी जो विलेज का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिस हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली लैंड रेवेन्यू वो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन उन वो डायरेक्ट जाके तो कलेक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए उन्होंने हेड मैन या हेड मास्टर को अपॉइंट कर दिया था या अलग अलग जगहों पे भेज दिया था कि अब जो भी लैंड रेवेन्यू होगा तुम कलेक्टिवली पूरे विलेज का कलेक्ट करके हमको दोगे। तो हमने लास्ट ये 3 देखा थे, ये लास्ट 3 सिस्टम हमने देखे थे कि ये 3 सिस्टम की वजह से परमानेंट सेटलमेंट, रोटवारी सिस्टम एंड मालवारी सिस्टम, ये 3 सिस्टम की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे फार्मर्स। फार्मर्स बहुत बर्बाद हो रहे थे क्योंकि अगर क्रॉप जो है वो फेल हो रहा है, इस बार बारिश अच्छे से नहीं हुई या ज्यादा बारिश हो गई या फ्लड आ गया तो क्रॉप फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी उनको कंपलसरी लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। जैसे फर्स्ट में तो उनको लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ता था, ठीक है, और थर्ड में वो एक हेडमैन थे जिनको ब्रिटिशर्स या गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उनको पे करना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था ना, जो भी फार्मर्स थे वो बर्बाद हो रहे थे। अब आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि जैसे हमने देखा कि जो भी बंगाल के सिविल राइट्स थी, ठीक है, बंगाल की जो भी सिविल राइट्स थी वो किससे मिल गई थी, ब्रिटिशर्स को मिल गई थी। कैसे मिली थी, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो नवाब ऑफ बंगाल था, बंगाल उस टाइम पे कौन था नवाब ऑफ बंगाल, वो था मीर जाफर, ठीक है। लेकिन उसको हटा के फिर मीर कासिम को रखा था, बट मीर कासिम नहीं मान रहा था कि वो टैक्स, मतलब उनको टैक्स पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। वो टैक्स ले रहा था ब्रिटिशर्स से, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, टैक्स फ्री ट्रेड करना चाहते थे इंडिया में, इसलिए फिर मीर कासिम को हटा दिया, ठीक है। फिर मीर जाफर को रखा। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर किया, उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब ब्रिटिशर्स ने 2 पार्टी के साथ, 2 पार्टी मींस नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम II, इनके साथ हमने देखा था कि ट्रीटी साइन की थी। उसमें क्या था
कि जो नवाब ऑफ अवध है, नवाब ऑफ अवध को 50 लाख रुपीस किसको देने हैं, ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स 26 लाख रुपीस देंगे शाह आलम टू, जो मुगल एम्परर था, ठीक है, जो मुगल एम्परर था शाह आलम टू, उसको 26 लाख देंगे, और मुगल एम्परर जो था वो उसको बंगाल की सिविल राइट्स दे देगा। इसलिए ऑन अगस्त 12 1975 अगस्त 12 को सारी सिविल पावर जो थी ब्रिटिशर्स की, बंगाल की जो भी सिविल पावर थी बंगाल की, वो किसके हाथ में आ गई थी, अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। अब सारी जो सिविल पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, तो उसके बाद एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी वो देखेंगे। अब एग्रीकल्चर में क्या था कि वांट मोनोपोली ओवर इंडियाज एग्रीकल्चर मार्केट। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या चाहिए था, तो उनको मोनोपोली चाहिए थी कि जो भी होगा, अब इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा, जैसे भी करना होगा, अब वो किसके हाथ में होगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में होगा। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स को, उनको इंडिया को बर्बाद करके ही जाना था, उनको फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके ही जाना था। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पॉइंट कवर किया था कि जो फार्मर्स है अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अब उसमें क्या क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको पूरी मोनोपोली चाहिए थी बंगाल की, उनको इंडियन एग्रीकल्चर जो मार्केट है, जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्शन होके जाता है इंडिया से बाहर की कंट्रीज में, वो उनके हाथ में चाहिए था। और जैसे कि कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, पेपर, ओपियम एक्सेट्रा, टी, शुगर कैन, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स, ये अब इनके अंडर में रहे, जैसे वो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वैसे ही होगा। तो एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब फार्मर्स ही पूरे बर्बाद हो चुके थे, तो एग्रीकल्चर भी बर्बाद होना ही था। अब फर्स्ट अगर हम देखें कि रॉ सिल्क, फर्स्ट हम अगर देखें पॉइंट जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज रॉ सिल्क। रॉ सिल्क में क्या है कि ड्यूरिंग 18th सेंचुरी रॉ सिल्क केम टू इंग्लैंड फ्रॉम स्पेन एंड इटली, कि स्पेन और इटली में से, स्पेन और इटली में से रॉ सिल्क आता था। कहां पर आता था, इंग्लैंड में। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड जो है वो रॉ सिल्क लेती थी स्पेन एंड इटली से, स्पेन और इटली से इंग्लैंड जो है वो रॉ सिल्क लेती थी। लेकिन कंपनी वांटेड टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इन बंगाल। अब जो क्या हो रहा था ना कि स्पेन और इटली पे, अब जैसे स्पेन और इटली में इस बार चलो मान लेते हैं कि प्रोडक्शन सही से नहीं हुआ, ठीक है। इंग्लैंड कहां से मंगवाती है 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में कहां से मंगवाती थी रॉ सिल्क, स्पेन और इटली में से मंगवाती थी। लेकिन सपोज कि एक बार ऐसा हुआ कि स्पेन और इटली दोनों जगह पे रॉ सिल्क का प्रोडक्शन इस बार सही नहीं हुआ, कोई भी रीजन की वजह से सही नहीं हुआ, तो अब इंग्लैंड क्या करेगी, इंग्लैंड के पास वो रॉ सिल्क कहां से आएगा, तो उन्होंने क्या किया, रॉ सिल्क जो है स्पेन और इटली में से मंगवाना बंद कर दिया, और जो बंगाल में जो रॉ सिल्क प्रोड्यूस होता था ना, वहां से वो लोग लेकर इंग्लैंड बेचते थे। तो उनको क्या था कि जो भी प्रोडक्शन है बंगाल में रॉ सिल्क का, जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो पूरा पावर जो था उनको खुद के अंदर अंडरटेक करना था, कि जो भी अभी अकॉर्डिंग जो भी होगा कि रॉ सिल्क का प्रोडक्शन कितना कहाँ पर जाएगा, कैसे होगा, वो अब किसके अकॉर्डिंग होगा, वो अब होगा ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। तो इन 19th सेंचुरी कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर, कि 19th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ कि कंपनी ने एस्टैब्लिश कर दिया पावर कि अब जो भी रॉ सिल्क का प्रोडक्शन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखा रॉ सिल्क, सेकेंड जो है दैट इज इंडिगो। अब इंडिगो क्या है, इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डाई में यूज होता है, ठीक है। डाई मतलब कोई अगर एक कलर है, एक क्लोथ है जो व्हाइट कलर का है, ठीक है, मुझे उसे ब्लैक करवाना है या कोई दूसरे कलर का करवाना है, तो मैं डाई करवा के आऊंगी वो क्लोथ को, पर्टिकुलर क्लोथ को। तो इंडिगो एक सब्सटेंस होता है जो डाई करने में यूज होता है, और उसकी डिमांड ज्यादा थी। बाकी भी कंट्रीज में, कोई भी कंट्रीज हो, इंडिया में भी उसकी डिमांड ज्यादा थी, और बाकी जो भी कंट्रीज थी उसमें भी इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो पहले क्या था, और सेकेंड पॉइंटर्स के जो इंडिगो था, ठीक है, जो इंडिगो था वो इंडिया का इंडिगो जो था ना वो बहुत शाइन करता था बाकी के कंट्रीज के कंपेयर में। जो बाकी के कंट्रीज से इंडिगो का प्रोडक्शन होता था या इंडिया में आता था, या इंग्लैंड जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो लेके जाते थे अपने कंट्रीज में सेल करने के लिए, वो इंडिगो इतना शाइन नहीं करता था जितना इंडिया का इंडिगो शाइन करता था। तो अब ये भी पॉइंट एक मिल गया ब्रिटिशर्स को कि अभी हम क्या करेंगे, इंडिगो इंडिया से लेंगे, इंडिया से हम इंडिगो सब्सटेंस जो है डाई के लिए यूज होता है वो लेंगे और इंग्लैंड में जाके सेल करेंगे। सो टिल 1970 टिल
1790 यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट फ्रॉम कैरेबियन कंट्रीज, कि यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी 1790 तक जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या करती थी, इंडिगो, जो इंडिगो है वो इंपोर्ट करती थी कैरेबियन कंट्रीज से, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से, कैरेबियन कंट्रीज जो थी वहां से वो इंडिगो इंपोर्ट करती थी, वहां से मंगवाती थी। लेकिन जब उनको पता चला, क्या हुआ कि कैरेबियन कंट्रीज से ना, कैरेबियन कंट्रीज प्रोडक्शन कम कर दिया, कैरेबियन की कंट्रीज जो थी ना, कैरेबियन कंट्रीज जो थी उन्होंने इंडिगो का प्रोडक्शन कम कर दिया। लेकिन अब इंग्लैंड में तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, इंग्लैंड में इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो वो कहाँ से लाते, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, कैरेबियन कंट्रीज से प्रोडक्शन कम हो गया और डिमांड इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहां पर डिमांड बढ़ गई। तो उसकी वजह से कि जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या करेंगे, बंगाल में ही, इंडिया में ही इंडिगो का प्रोडक्शन करेंगे और वो इंडिगो हम सेल करेंगे इंग्लैंड में, यहाँ से हम इंग्लैंड लेके जाएंगे और अदर जो कंट्रीज है वहां पर हम सेल करेंगे ज्यादा प्राइस में। मतलब यहाँ के जो फार्मर्स है उनको तो एक्सप्लॉइट करना ही था, यहाँ से वो कम प्राइस में खरीदते थे और बाकी सारी जो कंट्रीज थी और उनकी कंट्री में, इंग्लैंड में जाके वो सेल कर देते थे। अब ये इंडिगो प्रोडक्शन की दो सिस्टम तब इंट्रोड्यूस हुई थी। फर्स्ट वाज निज सिस्टम, फर्स्ट जो है दैट इज निज सिस्टम, फर्स्ट कौन सी है, निज सिस्टम, और सेकंड जो है दैट इज रायती सिस्टम। अगर हम देखें फर्स्ट में क्या है, तो निज सिस्टम में क्या होता है, इसमें ना फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते थे, खुद के सारे इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे। जब इंडिगो का प्रोडक्शन वो करते थे तब वो खुद के इंग्रेडिएंट्स यूज करते थे, और सॉरी इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे। जो फार्मर्स थे, निज सिस्टम में क्या होता है, जो फार्मर्स थे वो खुद के इम्प्लीमेंट्स जो है कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे, खुद की लैंड पे खुद के इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे, और वो जो इंडिगो बन जाता था वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज में वो बेचते थे और उनकी जो प्राइस होती थी डायरेक्ट उनको वो फार्मर्स को मिल जाती थी। ये होता था निज सिस्टम में। ठीक है, सेकेंड इज रायती सिस्टम। रायती सिस्टम मतलब क्या, रायती सिस्टम मतलब इसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स जो है वो इम्प्लीमेंट्स वगैरह तो अपने यूज करते थे, अपनी लैंड पे ही वो ग्रो करते थे, इंडिगो कल्टीवेट करते थे, और फिर वो क्या करते थे, जो इंडिगो रेडी हो जाता था ना, जो इंडिगो का प्रोडक्शन रेडी हो जाता वो मैन्युफैक्चरर को सेल कर देते थे। क्या करते थे, मैन्युफैक्चरर को सेल कर देते। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता था, मैन्युफैक्चरर जो है वो फार्मर्स को लोन देता था, मतलब क्रेडिट देता कि तुम ये क्रेडिट पकड़ो, इतने का क्रेडिट है और तुम इतने, जो हमने तुमको पैसे दिए हैं उतने का तुम प्रोडक्शन करो अपने लैंड पे इंडिगो का, फिर तुम हमें दे देना, हम तुमको पैसे देंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो थे ना वो क्या करते थे, उनको लोन तो दे दिया चलो और फार्मर्स ने प्रोडक्शन भी कर लिया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी ना तो वो कम पैसे देते थे, मतलब कम पैसे देकर खरीदते थे। मैन्युफैक्चरर जो थे ना वो फार्मर्स से कम पैसे देकर खरीदते थे। तो ये होता था रायती सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस एक मैन्युफैक्चरर का ही है। जो निज सिस्टम है उसमें क्या होता था, खुद के इंप्लीमेंट्स यूज किए, खुद की ही लैंड थी वहां पर कल्टीवेट किया इंडिगो और फिर डायरेक्ट फैक्ट्रीज में सेंड किया। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का कोई रोल ही नहीं, निज सिस्टम में यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरर का रोल नहीं है। सेकंड जो है ना रायती सिस्टम, इसमें ऐसा होता था कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर आ जाता था, मतलब मैन्युफैक्चरर यूज टू गिव लोन टू फार्मर्स, कि फार्मर्स को वो लोन देते थे जो मैन्युफैक्चरर से, कि ये लो तुम लोन, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो लोन से प्रोडक्शन करो और हम तुमसे ही खरीदेंगे। अब जब खरीदने की बारी आती तो मैन्युफैक्चरर क्या करते, कम पैसों में उनसे खरीद, कम पैसे देकर वो इंडिगो खरीदते थे। और ये जो सिस्टम है ना रायती सिस्टम, ये बहुत ज्यादा उस टाइम पर चली थी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, बंगाल पुअर होता जा रहा था, फर्स्ट, एंड सेकेंडली जो था कि फार्मर्स जो थे ना वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अगर वो लोन, जैसे है एक पॉइंट कि लोन मैंने लिया किसी से बट मुझे इतने पैसे ही नहीं मिलेंगे, मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, मुझे जॉब कर रही हूँ या बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे उसमें से अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो मैं लोन कैसे चुकाऊंगी। तो यहाँ पर फार्मर्स की भी ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि लोन तो ले लेते थे, वो लोन ले लिया, लेकिन जब बेचने की बारी आती मैन्युफैक्चरर्स उनको कम पैसे देकर उनसे खरीदते थे इंडिगो। तो अब कम पैसे देंगे तो वो लोन कैसे पे करेंगे। ठीक है, अब जैसे इंडिगो देखा हमने, फर्स्ट वॉज रॉ सिल्क, के रॉ सिल्क कैसे किया, देन सेकेंड इज इंडिगो। अब थर्ड जो है पॉइंट वो है कॉटन का, कि जैसे इंडिगो इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, ठीक है, इंडिगो जैसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है वैसे ही कॉटन भी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिगो की तरह। कंपनी फोर्सेस फार्मर्स टू सेल कॉटन टू देम एट लोअर प्राइस। कंपनी क्या करती थी,
फार्मर्स को फोर्स करती थी। क्या फोर्स करती थी? कि तुम जो है कॉटन हमें सेल करो, बट मार्केट प्राइस जो है, जैसे मार्केट प्राइस है, सपोज मार्केट प्राइस चल रही है 30 रुपीज या 40 रुपीज कॉटन की, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं 30-40 नहीं चलानी है, तुम हमें मार्केट प्राइस से कम प्राइस में हमें सेल करो। मतलब अगर 50-60 चल रही है तो बोलेंगे 20-30 में तुम हमको सेल करो। तो इससे क्या होता था, फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे, क्योंकि वो तो लॉस में ही जा रहे थे। कि कंपनी फोर्सेस फार्मर्स टू सेल कॉटन टू देम एट लोअर प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रही है उससे कम प्राइस में कंपनी जो है फोर्स करती थी फार्मर्स को कि तुम हमें सेल करो। अब जैसे हमने देखा कॉटन देखा, रॉ सिल्क देखा, और हमने देखा इंडिगो, हमने ये तीन देखे, रॉ सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो, ये तीन क्रॉप्स देखे। अब थर्ड जो है अदर क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, टी, पेपर, ओपियम वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप, कि इन तीन के अलावा भी और भी इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप थे। अब उसमें ऐसा होता था कि फार्मर्स वाज गिवन क्रेडिट एंड दस दे बिकम डेटर्स। अब इसमें ऐसा होता था कि जो मैन्युफैक्चरर थे या जो ब्रिटिशर्स थे या जो बोलो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट क्या करते थे, गवर्नमेंट जो थी वो फार्मर्स को लोन देती थी या क्रेडिट देती थी। एडवांस पेमेंट जो आती कि एडवांस तुम हमसे ले लो, हम तुम हमसे एडवांस नहीं, सपोज। अब इसमें ऐसा होता था कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप थे, इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप थे, उसमें ऐसा आता था कि जो भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को लोन देती थी। क्या देती थी? लोन देती थी। ये हम तुमको लोन दे रहे हैं, तुम प्रोडक्शन करो, हम तुमसे खरीदेंगे। फार्मर्स यहाँ पर डेटर्स बन जाते थे। डेटर्स मतलब कि उनको फार्मर्स को अब गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, जो गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया है उनको वही पैसे फार्मर्स को वही पैसे उनको गवर्नमेंट को रिटर्न करने। लेकिन जब प्रोडक्शन हो जाता था, जैसे सपोज प्रोडक्शन हो गया, तो क्या करते थे, जैसे हमने देखा मैन्युफैक्चरर क्या करता था, कम पैसों में खरीदता था। ठीक है, कम पैसों में वो प्रोडक्शन खरीदता था। वो प्रोडक्शन जो हो जाता था इंडिगो का या रॉ सिल्क का, या तो ओपियम है, शुगर कैन है, टी है, पेपर है, इन सब का जब प्रोडक्शन हो जाता था ना, तो वो क्या करते थे, कम पैसों में खरीदते थे, लोअर प्राइस में खरीदते थे। अब इसमें क्या होता था ना कि जो फार्मर्स है उनपे कर्ज कर्ज लोन बढ़ता जाता था। अब अगर मेरे पास मेरा इतना प्रॉफिट ही नहीं होगा, मैं लॉस में ही जाती जाऊंगी, तो मैं कैसे पे करूंगी? जो मेरा मुझे जो लोन मिला है वो लोन मैं कैसे पे करूंगी? होगा ही नहीं। तो ये सब की वजह से गवर्नमेंट बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो रहे थे। जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, फार्मर्स जो है इन सब की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को फार्मर्स की प्रोग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कि फार्मर्स आगे बढ़े, अपना काम करे, ऐसा कोई उनको इंटरेस्ट था ही नहीं। उनको बस फार्मर्स को बर्बाद करना था। तो जैसे आज हमने टॉपिक कवर किए, जो था फर्स्ट था कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसमें क्या हुआ था, जब सिविल पावर मिल गया, बंगाल का सिविल पावर जब ब्रिटिशर्स को मिल गया, तो वो क्या चाहते थे, मोनोपोली चाहते थे ओवर इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट था उस पे मोनोपोली चाहते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, फर्स्ट हमने पॉइंट देखा दैट वाज रॉ सिल्क, कि रॉ सिल्क जो है इंग्लैंड में कहाँ से आती थी, वो आती थी स्पेन और इटली से। लेकिन उनको स्पेन और इटली से न मंगवाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो प्रोडक्शन करवाया बंगाल में। सेकेंड हमने देखा दैट वाज इंडिगो। इंडिगो ऐसा सब्सटेंस है जो डाइंग के लिए यूज होता है, और इंग्लैंड में भी और अदर कंट्रीज में भी इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन जैसे हाँ, इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड थी उस टाइम पे। और इंडिगो जो इंडिया का जो इंडिगो जो था, जो इंडिया में प्रोडक्शन होता था इंडिगो का, वो बहुत शाइन करता था क्लोथ पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। टिल 1790 तक जो इंडिगो जो था वो यूरोपियन कंट्रीज में, कैरेबियन कंट्रीज से आता था। यूरोपियन की जो कंट्रीज से डिफरेंट कंट्रीज, वो इंडिगो कहाँ से लाती थी, कैरेबियन कंट्रीज से। लेकिन जब कैरेबियन कंट्रीज से प्रोडक्शन कम हो गया इंडिगो, ठीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में तो डिमांड ज्यादा ही थी इंडिगो की, लेकिन जब कैरेबियन कंट्रीज में प्रोडक्शन कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बंगाल में प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया, वो भी दो सिस्टम से। फर्स्ट हमने देखा निज सिस्टम, सेकेंड हमने देखा रायटी सिस्टम। निज सिस्टम में क्या होता है कि जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, अपने इम्प्लीमेंट्स अपनी ही लैंड पे, अपने ही सारे इम्प्लीमेंट्स लेकर लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं इंडिगो का, और वो इंडिगो जब बन जाता है वो फैक्ट्री में सेल कर देते हैं। अब सेकेंड जो था हमने देखा दैट वाज रायटी सिस्टम। रायटी सिस्टम मतलब कि जिसमें मैन्युफैक्चरर को सेल करते थे। मैन्युफैक्चरर जो है वो लोन देता था फार्मर्स को टू प्रोड्यूस इंडिगो, फिर वो मैन्युफैक्चरर को सेल करते थे।
लेकिन इसमें ऐसा होता था कि मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता था, कम प्राइस देता था, जो इंडिगो की मार्केट प्राइस होती थी उससे कम प्राइस देता था। थर्ड वॉज कॉटन, ये भी जैसे इंडिगो इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है वैसे कॉटन भी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। इसमें भी कंपनी फोर्सेस फार्मर्स टू सेल कॉटन टू देम एट लोअर प्राइस, कि कम प्राइस में ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, या जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि कम प्राइस में तुम हमको कॉटन सेल करो। अब अदर क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, टी, पेपर, ओपियम वाज आल्सो इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। इन सब के अलावा रॉ सिल्क, इंडिगो और कॉटन के अलावा ये अदर कैश क्रॉप्स भी जो थे ना वो भी इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें क्या होता था कि फार्मर्स जो है वो फार्मर्स को क्रेडिट दिया जाता था, मतलब गवर्नमेंट है या जो कंपनी है वो क्या करती थी, फार्मर को लोन देती थी, और जब खरीदने की बारी है, अब जैसे इंडिगो का पूरा प्रोडक्शन हो गया, कल्टीवेट हो गया इंडिगो, तो जब खरीदने की बारी है तो जो कंपनी थी वो क्या करती थी, कम पैसों में खरीदती थी। जैसे आज की वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक कवर किए, ठीक है, रॉ सिल्क, इंडिगो एंड कॉटन। अब आगे की वीडियोस में हम आगे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।